हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू झासर एकेडमी फॉर आईएएस। सो गाइस, आप लोग ने अन अकेडमी का नाम सुना है तो सुना ही होगा, स्वाभाविक सी बात है, राइट। तो अन अकेडमी पर आप कोई भी चीज परचेज करें या आपका फ्रेंड कोई चीज परचेज कर रहे हैं, कोई भी कोर्स, तो उसमें आपको झासर कैपिटल लेटर में झासर कोड का यूज करना है। अगर आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, राइट। और साथ ही साथ अभी जो है गाइस एक ऑफर चल रहा है। ऑफर 19 जनवरी 2022 तक ही है, राइट। जिसमें आपको मतलब ये मान के चलिए कि 18 महीने का कॉम्बो कोर्स जो है वो काफी सस्ते रेट में ये प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम डिस्काउंट में ये प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपको अगर लेना है तो आप अभी जो है वो ले सकते हैं 19 जनवरी से पहले पहले, और झासर कोड का ही यूज करना है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिए। और साथ ही साथ यूपीएससी के कुछ बैचेस ये शुरू कर रहे हैं 19 जनवरी से। काफी सारे बैचेस इनके नए शुरू होने वाले हैं, तो आप ज्वाइन जो है वो कर सकते हैं 2022 और 2023 की, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की तो। और ऑप्शनल कोर्सेज भी हैं इनका, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च होने वाला है जनवरी के महीने में। काफी सारे ऑप्शनल कोर्सेज लॉन्च होने वाले हैं, पब एड, इकोनॉमिक्स, पीएसआईआर वगैरह, सोशियोलॉजी, राइट, फिलोसफी। और इसमें एक खास बात ये रहती है कि इनके प्रोग्राम में कि आप इनको एक बार पेमेंट करिएगा इनके ऑप्शनल की, और आप सभी ऑप्शनल को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि आपका पीएसआईआर ऑप्शनल है, तो आपने पेमेंट करी पीएसआईआर के लिए, बट आप इकोनॉमिक्स भी देख सकते हो, पब एड भी देख सकते हो, हिस्ट्री भी देख सकते हो, जो चाहिए। जैसे कई बार होता है ना कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शनल को लेकर, बाद में उनको ऑप्शनल चेंज करना होता है, फिर ऑब्वियस ही बात है कि एक बार पेमेंट कर दी तो फिर फंस गए फिर तो। बट इसमें ऐसा नहीं है, आप मल्टीपल ऑप्शन जो है वो देख सकते हैं। और बाकी ईएमआई में इनकी पेमेंट आप कर सकते हैं ईएमआई पर। और यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड कराते हैं। बट बाकी आप तो इनका ईएमआई वाला प्लान लो, ईएमआई पर जो है वो कोर्सेज लो, अगर एक साथ पेमेंट नहीं करनी है तो। और बाकी संडे को, अभी अपकमिंग संडे को 11 बजे जो है वो एक कॉम्बैट है। इस कॉम्बैट में सभी लोग जो है वो पार्टिसिपेट करिए, फ्री में है ये। मतलब कि एमसीक्यूज हम लोग को देखने को मिलते हैं, 56 क्वेश्चंस होंगे, 1 घंटे का टाइम होगा। और जब आप एंटर करें, फ्री है, फ्री, तो उसमें कोड मांगेगा, तो कोड में आपको झासर कैपिटल में JHASIR लिखना है, ठीक है। और 100% स्कॉलरशिप जो है वो आप जीत सकते हो इस टेस्ट में। इंग्लिश हिंदी दोनों में ये टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज थी, कुछ इंफॉर्मेशन अनअकैडमी से रिलेटेड आपको देनी थी। झासर कोड यूज करके फायदा उठाओ। गाइज हम लोग समझेंगे सिख तख्त के बारे में। सिख तख्त, आपने कई बार न्यूज में अकाल तख्त का नाम सुना होगा, अकाल तख्त, राइट। तो सिखों से रिलेटेड ये हम लोग को देखने को मिलता है। यानी कि सिख समुदाय के लिए कोई भी अगर आदेश जारी करना होता है, कोई भी ऑर्डर जारी करना होता है, तो वो अकाल तख्त जारी करता है, राइट। क्योंकि इसको सबसे ज्यादा मान्यता जो है वो प्राप्त है। अकाल तख्त जो है, जितने भी तख्त हैं उनमें से सबसे इसे सर्वोच्च माना जाता है। तो आपने कई बार इसका नाम कहीं ना कहीं सुना होगा। तो इसी के बारे में मैं आपको पूरी तरह से डिटेल में बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी हुआ क्या है कि दिल्ली असेंबली ने, दिल्ली विधानसभा ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1971, दिल्ली सिख गुरुद्वारा एक्ट 1971, इसमें संशोधन करने हेतु एक विधेयक पारित किया है। दिल्ली असेंबली ने पास किया है एक अमेंडमेंट बिल, जो कि 1971 के दिल्ली सिख गुरुद्वारा एक्ट को अमेंड कर रहा है, जिसमें तख्त दमदमा साहिब, तख्त दमदमा साहिब को सिखों के पांचवें तख्त के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो याद रखना, सिखों के पांचवें तख्त के रूप में तख्त दमदमा साहिब को मान्यता प्रोवाइड कराई है, याद रखिएगा। और तख्त मतलब की होता है सिंहासन, यानी कि थ्रोन। सिखों के लिए लौकिक सत्ता की पीठ यानी कि गद्दी होती है, ये सीट होती है टेम्पोरल अथॉरिटी फॉर सिक्स की है, मतलब तख्त यानी कि गद्दी। और वर्तमान में 5 सिख तख्त हैं, जिनमें से 3 पंजाब में, एक महाराष्ट्र में और एक बिहार में है। तो ये वाला पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और सिख समुदाय में जो भी मुद्दे हम लोग को देखने को मिलते हैं, या सिख समुदाय से संबंधित जितने भी मुद्दे होते हैं, उस पर सिख तख्त जो होते हैं वो समय समय पर हुक्मनामा हुक्मनामा जारी करते हैं। इनमें से अकाल तख्त जो है, इसे सर्वोच्च माना गया है, सुप्रीम माना गया है सभी तख्तों में से। और इसलिए पूरे सिख समुदाय से संबंधित कोई भी आदेश जारी किया जाता है तो वो अकाल तख्त की तरफ से किया जाता है। तो ये पॉइंट है गाइस, याद रखिएगा। पांचवें जो सिख के तख्त है, तख्त दमदमा साहिब, इसको रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड कराने के लिए 1971 के दिल्ली सिख गुरुद्वारा एक्ट को जो है वो अमेंड किया गया है, राइट। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
गाइज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक की चर्चा करते हैं, नरक का प्रवेश द्वार। क्या मुझे बता सकते हो गेटवे टू हेल कहां पर है? नरक का प्रवेश द्वार कहां पर है? डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तुर्कमेनिस्तान, याद रखिएगा, तुर्कमेनिस्तान। मैप में तुर्कमेनिस्तान को देखो कि मैप में तुर्कमेनिस्तान कहां पर है, राइट? और उसके आसपास की कंट्रीज कौन सी है, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ। तो तुर्कमेनिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं गुरबांगुली बर्डी मुखामेदोव, राइट? अजीब सा इनका थोड़ा सा नाम है, बट क्या करें। तो इन्होंने हाल ही में अधिकारियों को, यानी कि इनके देश के अधिकारियों को, ऑफिशियल्स को इन्होंने आदेश दिया है कि तुर्कमेनिस्तान में स्थित जो नरक का प्रवेश द्वार है, गेटवे टू हेल है, इसको बुझाने का कोई तरीका खोजा जाए। तो तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि बुझा दो इस नरक के द्वार को, प्रवेश द्वार को, गेटवे टू हेल को। तो तुर्कमेनिस्तान के गेटवे टू हेल को दरवाजा क्रेटर भी कहा जाता है, राइट? तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा, राइट? दरवाजा क्रेटर। और ये आकार में 225 फीट चौड़ा, 99 फीट गहरा, 225 फीट वाइड, 99 फीट डीप है। इसका डायमीटर 70 मीटर का है, व्यास इसका 70 मीटर का है। और ये कितने एरिया में फैला हुआ है? तो 5350 स्क्वायर मीटर्स पर ये विस्तृत है, फैला हुआ है। और आपको बता दें कि ये एक नेचुरल गैस की फील्ड है, जो कि एक गुफा के अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है तुर्कमेनिस्तान में। और बताया जा रहा है कि लगभग 50 साल, मतलब 5 डिकेड से इसकी आग जो है वो जल रही है, 5 डिकेड से। और अभी इसके प्रेसिडेंट ने इस आग को बुझाने के लिए कहा है। तो ये न्यूज आई थी, तो इसीलिए आपसे इसकी लोकेशन पूछी जा सकती है गेटवे टू हेल की। बट सवाल ये उठता है कि ये बना कैसे, मतलब इसके बनने के पीछे का क्या कारण था, ये भी बताता हूं मैं आपको। तो माना जाता है कि 1971 में साइंटिस्ट जो थे, सोवियत यूनियन के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ मिसकैलकुलेशन कर दिया। और इसी मिसकैलकुलेशन के कारण ये गड्ढा बन गया। और सोवियत साइंटिस्ट ने अंडर एस्टिमेट कर दिया कि इसके अंदर जो थी वो ज्यादा फ्यूल नहीं होगा। इनको ऐसा लगा कि ज्यादा नेचुरल गैस इसके अंदर नहीं होगी, तो इन्होंने इस चीज को अंडर एस्टिमेट कर दिया। इनके जो बोरिंग इक्विपमेंट थे वो ड्रिल होते हुए नीचे की तरफ चले गए, और एक गड्ढा इन्होंने खोद दिया। मतलब इनको पहले ऐसा लगा कि कुछ यहां पर कुछ जो है वो है, मतलब कि नेचुरल गैस है, इनको ऐसा लगा कुछ फ्यूल है। तो इन्होंने गड्ढा किया यहां पर। अब जब गड्ढा किया तो गैस जो थी वहां से निकलने लगी, मतलब बाहर निकलने लगी। और साइंटिस्ट चिंतित हो गए, क्योंकि वहां पर बहुत ही जहरीली गैस निकल रही थी। टॉक्सिक मीथेन की गैस ऑलरेडी लीक होना शुरू हो गई थी एटमॉस्फेयर में। और इस गैस को बुझाने के चक्कर में इन्होंने सोचा कि यार मीथेन गैस फैले नहीं, तो उससे बेटर है कि इसमें आग लगा दो। तो ये चीज हुई थी। मतलब बात को समझिए एक बार और, फिर से मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी चीज आपको समझा देता हूं। हुआ ये कि 1971 में माना जाता है कि साइंटिस्ट को लगा, रिसर्चर्स को लगा कि यहां पर कुछ है, मतलब फ्यूल है। इन्होंने गड्ढा कर दिया। अब गड्ढा जब किया तो ये गैस बाहर निकलने लगी, और बहुत जहरीली गैस थी। तो इन्होंने कहा कि यार ये जहरीली गैस को फैलने से रोकने का सिर्फ इकलौता ही ऑप्शन है कि इसमें आग लगा दो। तो ये फैलेगी नहीं, यहीं की यहीं डिस्ट्रॉय होती जाएगी। बट जब आग लगी तो वो आग 1971 के आसपास लगी थी, और वो अभी तक जो है वो जलती आ रही है, राइट? लगातार बहुत भारी मात्रा में इसके अंदर नेचुरल गैस हम लोग को देखने को मिलती है। सोचो आप, 50 सालों से तो जली रही है कंटिन्यूअसली। तो अभी इसको बुझाने के लिए तरकीब वगैरह जो है वो निकालें ऑफिशियल्स। तो इसको लेकर यहाँ के जो प्रेसिडेंट है तुर्कमेनिस्तान के, उन्होंने ये ऑर्डर, आदेश जो है वो दिया है, राइट? तो ये चीज था गाइस, पूरा ओवरऑल टॉपिक गेटवे टू हेल का, नरक का प्रवेश द्वार का। धरती में भी नरक है, राइट? कोई पूछे कि धरती में नरक का है, तो बताना तुर्कमेनिस्तान में है। और कोई बोले ना कि जा नरक में जा, तो बोलना कि ठीक है तुर्कमेनिस्तान में जा रहा हूं मैं, राइट? मजे लेना, तो उससे आपके भी रिवीजन होंगे और मजे का मजे हो जाएगा, राइट? तो आपसे किसी को भी बोलना है कि नरक में जा, तो बोल देना कि यार गो टू तुर्कमेनिस्तान, आपके लिए वहां पे जगह है, राइट? तो वो समझ भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो आपकी तरह थोड़ा ना, आप पढ़ रहे हो, सामने वाला व्यक्ति शायद आपका दोस्त पढ़ नहीं रहा होगा, वो समझ ही नहीं पाएगा, उसके ऊपर से चली जाएगी चीजें, राइट? बट आप इनडायरेक्टली सामने वाले को बोल दो कि जा नरक में, राइट? चलो एनीवेज, ये तो बात हो गई मजाक की। और अच्छे से तैयारी करो यार, सिविल सर्विस में सिलेक्शन चाहिए आपका। गाइस एक काफी अच्छा आर्टिकल आया है कॉर्ड से रिलेटेड मुद्दे को लेकर, और स्पेशली इस आर्टिकल के अंदर मेनली फोकस किया गया है इंडिया के रवैये के ऊपर, कि आज की डेट में काफी सारी कंट्रीज आपस में कोलैबोरेट कर रही हैं, आपस में पार्टनरशिप कर रही हैं, राइट? और चाइना के अगेंस्ट काफी सारी कंट्रीज की पार्टनरशिप हो रही है, बट इंडिया को उसमें पार्टनर नहीं बनाया जा रहा है। बट उसको लेकर इंडिया भी कोई कदम नहीं उठा रही है। तो इसको लेकर ऑथर ने बहुत अच्छी जो है वो बात करी है, एडिटर ने। तो इसी चीज को जो है वो हम लोग समझेंगे, और कुछ इस पर खुद से भी कुछ डिस्कशन करेंगे कि ये सही है कि नहीं ऑथर का कहना, राइट? क्योंकि अल्टीमेटली जब भी आप कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, रीड करते हैं, या कोई भी आर्टिकल जब आप सुनते हैं, तो आपका खुद का भी एक ओपिनियन आपको डेवलप करना बहुत जरूरी है। और ये चीज सिविल सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा सिर्फ सुनो नहीं, क्योंकि
आप आने वाले समय के ऑफिसर्स बनने वाले हो, ब्यूरोक्रेट्स बनने वाले हो, तो आपके लिए सिर्फ चीजों को सुनना नहीं है, चीजों में इन्वॉल्व होना है, राइट? अपने दिमाग को चलाना है, राइट? क्योंकि आप एक डिस्ट्रिक्ट चलाओगे, आप मेजर डिसीजन लोगे, तो ये प्रैक्टिस डालो अपने अंदर, और यही जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको मेंस में बहुत हेल्प मिलेगी, पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू में बहुत हेल्प मिलेगी। तो जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभी आपको पता है गाइस कि एक रक्षा समझौता हुआ था, राइट? और नई दिल्ली द्वारा इसका स्वागत किया जाना तो चाहिए ही, बट साथ ही साथ बताया ये जा रहा है कि नई दिल्ली को इससे जुड़ी चिंताओं पर भी ध्यान देने की जरूरत है। मतलब ऑथर का कहना ये है, एडिटर कह रहे हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में जो अभी डिफेंस एग्रीमेंट हुए हैं, तो इसको न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया वेलकम तो कर ही रही है, बट साथ ही साथ इंडिया को कुछ चिंता भी जो है वो, कंसर्न भी जो है वो होनी चाहिए। अब किस टाइप की चिंता, यानी कि भारत के लिए चिंता का विषय क्या है? तो इस तरह के जो समझौते हैं नई दिल्ली के लिए एक चेतावनी भी हो सकते हैं कि अन्य देशों द्वारा परस्पर औपचारिक एवं संस्थागत सुरक्षा सहयोग हेतु समझौते किए जा रहे हैं। मतलब कि अलग अलग कंट्रीज फॉर्मल इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिक्योरिटी कॉपरेशन कर रही है, जिनमें इंडिया को शामिल नहीं किया जा रहा है, राइट? तो ये इंडिया को लेकर एक चिंता वाली बात होनी चाहिए। और कुछ ही महीनों के अंतराल में इस क्षेत्र में 2 नए सुरक्षा समझौते हुए हैं, राइट? 2 नए सिक्योरिटी ट्रीटीज हुई हैं, एक AUKUS। बताइए जरा AUKUS में कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं? तो आपको जो है वो इसका आंसर इसके शॉर्ट फॉर्म से जो है वो मिल जाएगा। और साथ ही साथ अभी रिसेंटली जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, राइट? रक्षा समझौता हम लोग को देखने को मिला। तो ऐसे 2 बड़े समझौते अभी हुए हैं, और भी काफी सारे समझौते पर विभिन्न देश जो है, काफी सारी कंट्री जो है, इनके बीच में डिस्कशन जारी है। और इंडिया को इस बात पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि अन्य देश के साथ घनिष्ठ सुरक्षा सहयोग स्थापित करने के प्रति निरंतर संदेहात्मक रवैये किस तरह से भारत के सर्वोच्चतम हित में है। मतलब कि आपस में जो ये काफी सारी कंट्री जो हैं वो आपस में डील कर रही हैं, ट्रीटी साइन कर रही हैं, एग्रीमेंट कर रही हैं, तो क्या ये इंडिया के इंटरेस्ट में है कि नहीं उनका एग्रीमेंट? तो इस चीज पर इंडिया को चिंता जो है वो करनी चाहिए, और इस चीज पर इंडिया को खोज पड़ताल जो है वो करनी चाहिए। इसके अलावा अधिक समस्यात्मक यह है, मोर प्रॉब्लमेटिक, एक और इंडिकेटर हम लोग को देखने को मिलता है कि भारत का जो ये रवैया है, ये इस बात का एक और संकेत करता है कि देश अपनी घरेलू क्षमताओं की सीमा स्पष्ट रूप से जाहिर होने के बाद भी बाहरी सुरक्षा भागीदारी के प्रति अपने पारंपरिक विरोध से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकता, राइट? कि हमें अपनी कैपेसिटी पता है, और भले ही हम कितने भी केपेबल हों किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए, बट बावजूद उसके हमें एक्सटर्नल सिक्योरिटी पार्टनरशिप करनी चाहिए, उसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये ऐसा ऑथर जो है वो कह रहे हैं, राइट? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि एक्सटर्नल पार्टनरशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि अगर किसी एनिमी को जो है वो मात देनी है आज के समय पर, तो इंडिविजुअल लेवल पर ये पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हमें ग्रुपिंग करने की आवश्यकता है। और इंडिया का अभी बदलता रवैया हम लोग को देखने को मिल रहा है चीन की ओर, राइट? चेंजिंग एटीट्यूड चीन की ओर, चाइना की ओर। तो चीन के प्रति साझा चिंताओं को लेकर निकटवर्ती देशों का एकीकरण भारत के लिए संतोषजनक होना चाहिए। इस क्षेत्र में कई अन्य देश की भांति भारत द्वारा अतीत में चीन को लेकर चिंता व्यक्त की जा चुकी है, लेकिन चीन की भारत के प्रति सामान्य शत्रुता और सीमा पर आक्रामकता स्पष्ट होने के बाद पिछले कई वर्षों में इसकी स्थिति में काफी बदलाव आए हैं। तो गाइस हुआ ये है कि इंडिया, मतलब ऑथर जो है वो ये चीज कह रहे हैं कि यार चाइना जो है वो हमेशा से इतना आक्रामक रहता है, एग्रेसिव रहता है, बट इंडिया कुछ नहीं करती। इंडिया जो है वो अभी भी धीमी गति से रिस्पॉन्ड कर रही है, प्रतिक्रिया दी जा रही है, और कह रहे हैं इन्होंने एक चीज ये कही है कि इंडिया जो है वो पकड़म पकड़ाई जो है वो खेल रही है, यानी कि प्लेइंग कैचअप्स कर रही है इंडिया। मतलब इंडिया जो है वो, इंडिया को सख्त कदम जो है वो चीन के अगेंस्ट उठाना चाहिए, तो सिर्फ इंडिया जो है वो चीन को जो है वो बस रिस्पॉन्ड कर रही है उसके एक्शन को, उसके अगेंस्ट खुद से स्टेप नहीं ले रही है। तो गाइज यहां पर थोड़ा सा रोक कर मैं अपने ओपिनियन इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा, राइट? अगर आपको मेरा ओपिनियन ठीक लगता है तो बताइएगा, अगर नहीं लगता तो आप अपना ओपिनियन भी जरूर दीजिए। इसके अलावा भी गाइज आज की डेट में इकोनॉमिक का बड़ा इशू है, राइट? अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी कोरोना वायरस से, कोविड से पहले तो स्लो डाउन पे थे ही हम लोग, और इसके बाद स्थिति इकोनॉमी की और ज्यादा खराब हुई है।
तो राइट नाउ वी आर मोर कंसर्निंग टुवर्ड्स अपलिफ्टिंग इकोनॉमी। आज की डेट में हम ज्यादा कंसर्न कर रहे हैं इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने में, तो हमारा मेजर फोकस जो है वो इकोनॉमी, ट्रेड, इस चीजों पे ज्यादा है, राइट। द रीजन बीइंग इज, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया, और दुनिया भर में काफी सारे आपने जो काफी सारी कंट्रीज की हिस्ट्री पढ़ी होगी कि एक बार किसी कंट्री की इकोनॉमी कोलैप्स होती है तो पूरी तरह से वो कंट्री कोलैप्स हो जाती है। तो हम लोग जो है वो अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के पीछे जो है वो वेरियस रिफॉर्म्स कर रहे हैं, वेरियस सुधार लेकर आ रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान हम लेकर आए, लगातार वेरियस इकोनॉमी में सुधार लाने के लिए जो है वो इनपुट्स डाले जा रहे हैं, राइट। तो हो सकता है कि अभी हम लोग चाइना को लेकर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, या फिर हम लोग सिर्फ चाइना की एक्टिविटी पर रिस्पॉन्ड कर रहे हो, बट ऐसा नहीं कि हमने उस चीज को अवॉइड कर दिया। जो ऑथर कह रहे हैं कि इंडिया ने पूरी तरह से अवॉइड कर दिया, इंडिया कुछ नहीं कर रही, पकड़म पकड़ाई का गेम खेल रही है, तो मैं इस चीज पर नहीं मानता। मेरा मानना यह है कि इंडिया आज की डेट में जो फोकस कर रही है वो इकोनॉमी को मजबूत करने के ऊपर फोकस करी, बट मेरा यह मानना भी है कि हाँ, हमें काउंटर करना चाहिए हमें, क्योंकि देखो अल्टीमेटली इस प्रकार से, यानी कि जो दूसरे देश की अगर हम बात करें और स्पेशली काउंटर करने की अगर बात करें, तो उस पर भी हम लोगों ने कदम उठाए हैं। और श्रीलंका की अगर बात करें तो आपको शायद याद आ रहा होगा, कुछ समय पहले की ही न्यूज है कि श्रीलंका के अंदर इंडिया ने जो है वो डील करी है कि इंडिया श्रीलंका के अंदर त्रिंकोमाली ऑयल टैंक कॉम्प्लेक्स जो है उसको रीडेवलप करने का काम करेगा। तो इस प्रकार की भी हमने स्ट्रेटेजी बनाई हुई है आपस की नेबरिंग कंट्रीज के साथ, और ऐसे काफी सारे हम लोग स्ट्रेटेजीज क्रिएट कर रहे हैं चाइना को काउंटर करने के पर्पज के लिए। क्वाड पर हम लोग काम करते हैं, राइट। तो ऑथर जो कह रहे हैं कि इंडिया ने बिल्कुल ही छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं है, बट हाँ, हमारा जो अभी मेन फोकस है वो इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने के ऊपर है, राइट, मेनली। और इसलिए हम लोग सिर्फ चाइना की हरकत पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि हमारी प्लानिंग्स नहीं हो रही, हमारे ब्यूरोक्रेट्स प्लान कर रहे हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है, राइट। तो ये चीज मुझे ऐसा लगता है, इस आर्टिकल को जो है वो कवर करने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि ऑथर जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इंडिया की पॉलिसी को लेकर, आई डोंट थिंक कि इंडिया की ऐसी पॉलिसी है। इट इज लाइक अ मैटर ऑफ टाइम कि आज की डेट में जिस चीज की आवश्यकता है उस चीज पर मेनली हम लोग फोकस कर रहे हैं, राइट। व्हाट यू गाइस से, आपका क्या कहना है? और ऑथर का कहना है कि आवश्यकता क्या है, तो एक निश्चित भविष्य और इस सब की भरपाई करने के लिए एक तरीका होना चाहिए। चीन की ताकत के साथ संतुलन बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतितोलक समूह यानी कि काउंटरवेट ग्रुप जो है वो तैयार करो, इंटरनेशनल काउंटरवेट जो है वो तैयार करो, बिल्डअप करो, राइट। इसका निर्माण जो है वो करो, और इसको इसके इसके संबंधी प्रयासों को मजबूत करो, यानी कि चाइना को काउंटर करने के लिए कह रहे हैं कि एक अलग आप जो है वो इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करो, राइट। तो ऑथर ने ये सजेशन दिया है। वाइल इंडिया माइट नॉट नीड डायरेक्ट हेल्प फ्रॉम पार्टनर्स इन हिमालयस, तो हमें पता है कि भारत को हिमालयी क्षेत्र में भागीदारों से प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट सहायता की आवश्यकता भले ही नहीं हो, लेकिन उसे समुद्री मोर्चे पर इस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है। यानी कि मैरीटाइम फ्रंट की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया को पार्टनर्स की आवश्यकता है, राइट। लेकिन यह मदद तभी संभव होगी जब भारत इस क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ मजबूत और गहन सुरक्षा सहयोग हेतु अपनी महत्वाकांक्षा पर काबू पा लेगा। मतलब इंडिया जो है वो दूसरी कंट्रीज के साथ, अपनी मैरीटाइम कंट्रीज के साथ अपने रिलेशनशिप जो है, सिक्योरिटी कॉपरेशन जो है वो और डीप करेगा और स्ट्रॉन्ग करेगा, राइट। और इस प्रकार के सुरक्षा सहयोग केवल सैन्य अभ्यास करने से नहीं बन सकते। यानी कि ऑथर कह रहे हैं कि जो इंडिया जो मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करती है सिर्फ वहीं तक इंडिया को सीमित नहीं रहना चाहिए, और डीप रिलेशनशिप बनाने चाहिए, राइट। मतलब कह रहे हैं कुल मिलाकर कि थोड़ा बैठना उठना और शुरू करो हमारी लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ, यानी कि जो चाइना को काउंटर करने के लिए एक जैसी विचारधारा रखती हैं। तो ये था गाइस ऑथर के कुछ व्यूज जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। बाकी क्वाड ग्रुपिंग क्या है इसके बारे में बात करें गाइस, तो इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये चार कंट्रीज के बीच का एक ग्रुप हम लोग को देखने को मिलता है। ये एक सिक्योरिटी डायलॉग है, राइट, सुरक्षा वार्ता संगठन ये हम लोग को देखने को मिलता है। और सभी की सभी चारों कंट्री जो हैं उनका कॉमन ग्राउंड है। पहली बात तो चारों कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है, लोकतांत्रिक राष्ट्र है ये। और साथ ही साथ चारों के कॉमन इंटरेस्ट हैं, राइट। किस प्रकार के? गैर बाधित यानी कि अनहिंडर्ड मैरीटाइम ट्रेड होना चाहिए, समुद्री व्यापार पर किसी भी प्रकार से बैरियर्स जो है वो नहीं होने चाहिए, राइट। और सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा जो है वो हमेशा बरकरार रहे। तो इस पर ये चार कंट्रीज मेनली फोकस करती हैं। हालांकि इन चारों कंट्रीज ने कभी भी ये नहीं बोला कि ये इकट्ठा हुई है चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इसी प्रकार के होते हैं कि आपको अगर किसी पर अटैक करना है तो उसको कहकर अटैक नहीं किया जाता, बोलते ना कि कह कर लेंगे, राइट। तो वो वाली चीज नहीं है इसके अंदर, राइट। तो यहाँ पर वो क्या वासेपुर वाला सीन नहीं है, राइट, कि कहकर करने वाला। और ब्यूरोक्रेसी कभी नहीं करती ऐसा।
आप जो कल को ब्यूरोक्रेट बनेंगे, अगर आपको किसी का नुकसान करना होगा तो फिर फ्रंट फुट पर आकर नहीं करेंगे। ब्यूरोक्रेसी का माइंड अलग चलता है, पहले वो कोशिश करती है कि सामने वाला वीक हो, और जैसे ही सामने वाला वीक होता है ब्यूरोक्रेसी चढ़ जाती है। तो ये ब्यूरोक्रेसी का, डिप्लोमेसी का माइंडसेट है। जैसे बोलते हैं ना कि आप जो है वो मतलब कमजोर के ऊपर वार करोगे तो फिर आप क्या ही इंसान हो, राइट? तो वो तो देखो, वो तो ह्यूमंस ऐसी बात करते हैं, कॉमन मैन ऐसी बात करता है, बट ब्यूरोक्रेट कैसी बात करता है कि राजा, किंग जो है, वो जैसे ही थोड़ा सा लेस पावरफुल हुआ तो उसके जो नोबल्स होते हैं वो उस पर अटैक करते हैं, राइट? ब्यूरोक्रेट्स उस पर अटैक कर देते हैं और उसको हटा देते हैं, गद्दी से निकाल देते हैं, राइट? क्योंकि कभी भी किसी को अगर आपको गिराना है तो वेट करो जब वो जो है वो कम पावर में हो, यानी कि उसकी पावर गिरे या फिर आपकी पावर बढ़े, राइट? आज की डेट में आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, काफी सारे लोग आपको उल्टा सीधा बोलते होंगे कि यार तुम क्या आप तैयारी करोगे, तुम क्या बनोगे? चुपचाप रहो, स्माइल करते रहो, मुस्कुराते रहो, किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। जिस दिन बन जाओगे, मतलब जिस दिन आप पावर में आ जाओगे, तो उस दिन आप इन लोगों को खड़ा कर सकते हो अपने सामने, राइट? और करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको आवश्यकता ही नहीं होगी। आपको देखकर ही खुद ये जो लोग आज की डेट में आपसे बोल रहे हैं, यही लोग होंगे, बदल जाएंगे, यही लोग आपके पैरों पर आकर गिर जाएंगे, यही लोग बोलेंगे कि अरे मैं तो जानता था भाई तू बन जाएगा यार, मैं तो जानता था तू तो बन ही जाएगी, मुझे तो पता ही था, तेरे ऊपर विश्वास ही था। बहुत हैं लोग, लोगों के बहुत चेहरे होते हैं। आपको इन सब चीजों में चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। यू गाइज हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, दैट्स ऑल इज नीडेड। मन लगा के इस एग्जाम की तैयारी करो, बस भाड़ में जान दो दुनिया को, क्योंकि दुनिया का तो काम है यार, अच्छा करोगे तो बोलेगी, बुरा करोगे तो बोलेगी, बट जिस दिन आप पावर में आओगे तो आपके सामने कोई कुछ नहीं बोलेगा, किसी की औकात नहीं होगी कुछ बोलने की। तो उस लेवल पर पहुंचना है तो लगकर तैयारी करो, राइट? सो यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है कि ये कभी भी नहीं बोलती है चार कंट्रीज की ये चाइना को काउंटर करने के लिए बनी है, बट द मेन ऑब्जेक्टिव इज इन चारों का चाइना को काउंटर करना। और ये जो आइडिया क्वाड का लाया था, ये जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एब लेकर आए थे 2007 में, बट ऑस्ट्रेलिया ने उस समय पार्टिसिपेट नहीं किया, इसलिए ग्रुप बन नहीं पाया। फिर बाद में आकर ये ग्रुप जो है वो तैयार हुआ, बना, और ये लाइक माइंडेड कंट्रीज यानी कि समान विचारधारा वाले देशों के लिए परस्पर सूचनाएं साझा करने और पारस्परिक हितों संबंधी परियोजना पर सहयोग करने हेतु एक अवसर है। तो क्वाड एक अपॉर्चुनिटी की तरह है कि जो भी लाइक माइंडेड कंट्रीज होती है, यानी कि जिनकी एक जैसी विचार होते हैं, तो ये आपस में अपने नोट शेयर करते हैं, आपस में प्रोजेक्ट्स में कोलैबोरेट करते हैं, म्यूचुअल इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट्स में, राइट? और मेंबर जो होते हैं विजन शेयर करते हैं ओपन और फ्री इंडो पैसिफिक का, राइट? खुले और मुक्त इंडो पैसिफिक दृष्टिकोण को ये साझा करते हैं, और ये इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट पर कार्य करते हैं, फोकस करते हैं, और मैरीटाइम डोमेन को के अवेयरनेस को और मैरीटाइम सिक्योरिटी को प्रमोट करते हैं, राइट? तो ये चीजें गाइस क्वाड के बारे में एक बेसिक सी, जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। गाइज आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ फैसिलिटीज अब आपको प्रोवाइड की जा रही हैं आपके झा सर एकेडमी फॉर आईएएस पे। आपको रेगुलरली फ्री डेली क्विज जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, प्रीलिम्स का भी, प्रीलिम्स का यानी कि एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं रात में 9 PM पे, और डेली आंसर राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है 8 PM पे। ये सभी के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मॉर्निंग में दे दिए जाते हैं सुबह 10 बजे से पहले, ये टेलीग्राम चैनल पर। इस टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती है तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप के जरिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए भी आपको जो है मतलब सुबह ही टॉपिक्स दे दिए जाते हैं आपको क्या पढ़ना है। मेंस के आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं जिसको आप आराम से जो है वो लिखें, और रात में 8 बजे 8 PM पर मेंस का वीडियो आ जाता है, और साथ ही साथ प्लस टेलीग्राम के चैनल पर इसकी पीडीएफ भी आ जाती है, तो पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल जाएगी। तो आप इसको जो है वो डाउनलोड करें और रेगुलर बेसिस पर मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। और वैसे ही हमारे पास प्रीलिम्स की भी प्रैक्टिस होती है, 9 PM पर सुबह टॉपिक आ जाएगा, रात में 9 बजे वीडियो भी आ जाएगा, और साथ ही साथ पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, राइट, टेलीग्राम के चैनल पर। और साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स के हमारे रेगुलर लेक्चर्स होते हैं उसकी पीडीएफ भी जो है वो आपको मिल जाती है, पीपीटी पीडीएफ, ये हमारे टेलीग्राम के चैनल पर जो है वो आपको मिल जाएगी। तो ये पूरी फैसिलिटीज हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे काफी सारे पेड कोर्सेज भी हैं, राइट, प्रीमियम कोर्सेज, जिसको आप अवेल कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का भी प्रीमियम कोर्सेज है, लाइव सेशन, डाउट सेशन वाला। मेंस आंसर राइटिंग की तो 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी करवाई जा रही है, आपके आंसर्स को चेक किया जाता है, आपकी गलती पॉइंट आउट की जाती है, और आपको कैसे इंप्रूव करना है उसके सजेशंस दिए जाते हैं, राइट। तो ये पर्सनली हर एक स्टूडेंट की कॉपी चेक करके जो है वो इस प्रकार से ऑपरेट होता है। तो 500 प्लस क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी मेन से पहले पहले, और ये वाली फ्री प्रैक्टिस तो अलग ही चल ही रही है।
राइट। साथ ही साथ हमारा जनरल स्टडीज का एक बैच है 1 2 3 4 पेपर 1 2 3 4 जीएस पेपर 1 2 3 4 पूरी तरह से स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो जो है वो आपकी तैयारी करवाई जाएगी। अगर हमारे कोर्सेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। गाइज एजुकेशन की फील्ड में एक बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था सिस्टम जो है वो शुरू हो रहा है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का। आप जो है पढ़ेंगे एक पर्टिकुलर, जैसे आज की डेट में जनरली क्या होता है कि आपने जैसे एक कॉलेज को ज्वाइन किया, राइट, तो आपने कॉलेज में 3 साल 4 साल या 5 साल की जो है पढ़ाई करने के लिए कोर्स जो है वो आपने ज्वाइन किया। लेट्स से अपन एग्जांपल के तौर पर 3 साल का आपका ग्रेजुएशन है। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपको इसी कॉलेज से जो है वो 3 साल पूरे कंप्लीट करने हैं। अगर आप बीच में ड्रॉप आउट कर दोगे और फिर कुछ समय बाद फिर आप सोचोगे कि दूसरे कॉलेज में आपको ज्वाइन करना है, तो आपको फिर से स्टार्टिंग से ही शुरू करना पड़ेगा, राइट। तो ये सीन हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो जनरली यही होता है ना कि जैसे कि आपने एक कॉलेज को ज्वाइन किया, आपने जैसे मान लेता हूँ 2 सेमेस्टर करने के बाद आपने कॉलेज को छोड़ दिया, फिर आप दूसरे कॉलेज में जाते हो तो दूसरे कॉलेज में आपको फर्स्ट सेमेस्टर से ही शुरू करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि दो तीसरे सेमेस्टर से आप बैठ सकते ही नहीं हो, मान्यता ही नहीं दी जाएगी आपको, क्योंकि आपकी डिग्री पूरी नहीं हुई है, इनवैलिड जो है वो आप हो जाएगी, आपकी ड्रॉप आउट आप कहलाओगे। तो अब जो सीन शुरू हो रहा है उसमें एक ऐसा एजुकेशन में रिफॉर्म लाया गया है, सुधार लाया गया है, जिसमें एक स्टूडेंट जैसे लेट्स से कि 3 साल का उनका कोर्स है, 2 साल उन्होंने कंप्लीट कर लिया बट वो उन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया किसी वजह के चलते, फिर कुछ सालों बाद उनको दोबारा से ज्वाइन करना है किसी और इंस्टीट्यूट में, तो वो तीसरे साल यानी कि अपना फाइनल ईयर बस जो है वो करेंगे, और फिर उसके बाद फाइनल ईयर करने के बाद वो ग्रेजुएट कहलाएंगे, यानी कि फिर से उनको अपनी पढ़ाई स्टार्टिंग से शुरू नहीं करनी पड़ेगी, जहां से उन्होंने छोड़ा है वहीं से वो अपनी पढ़ाई शुरू कर लेंगे। तो इसी चीज पर अब रिफॉर्म्स लाया गया, सुधार लाया गया, आगे बढ़े हम लोग। बताया जा रहा है कि सरकार ने आईआईटीज, आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और भी काफी सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, राष्ट्रीय महत्व के, और भी काफी सारी अन्य संस्थाएं जो हैं, इन्हें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट फ्रेमवर्क के अंडर रख दिया है, जिसमें अब स्टूडेंट्स अपने 50% तक के कोर्स एक इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं और रिमेनिंग 50% का कोर्स दूसरे इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। तो बहुत बेहतरीन सी चीज है। अभी मतलब कि अभी जो फ्रेमवर्क लाया गया है वो 50% का है, मतलब कि एक स्टूडेंट अपने 50% कोर्स जिस इंस्टीट्यूट में वो एनरोल्ड है उससे करेंगे, और बाकी पढ़ाई को छोड़ने के बाद जब वो रिज्वाइन करेंगे तो रिमेनिंग 50% वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जिसके बारे में अभी हम लोग समझेंगे। और आपको बता दें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का रिफॉर्म जो लाया गया है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत लाया गया था। और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है क्या, तो इसे सेटअप किया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा, यूजीसी के द्वारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा, और एबीसी के अंडर, यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जिसे हम लोग एबीसी कह रहे हैं, तो एबीसी के अंडर स्टूडेंट जो है उन्हें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शन दिए जाएंगे, राइट। किसी भी छात्रों के लिए किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश करने और उसे पूरा करने के कई विकल्प दिए जाएंगे। इससे स्टूडेंट जो होंगे वो जैसे बीच में ही एक डिग्री या एक कोर्स को छोड़कर करस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेशन जो है वो ले सकेंगे, और बाद में अपनी स्टडीज को जो है वो फिर से एक पर्टिकुलर टाइम पर दोबारा से शुरू कर सकेंगे, और वो वहीं से शुरू कर सकेंगे जहां से उन्होंने अपनी स्टडीज को छोड़ा है। और इसमें स्टूडेंट्स को भी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी कि वो स्टूडेंट जो है वो इंस्टीट्यूट्स के बीच में भी जो है वो जो है वो यानी कि एक इंस्टीट्यूट को छोड़कर दूसरे इंस्टीट्यूट में जो है वो कर सकते हैं, पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी, जैसे कि उन्होंने एक इंस्टीट्यूट से एक कोर्स किया, मान लेते हैं एक कोर्स को 50% तक उन्होंने पूरा कर लिया, फिर उनका मन करा कि यार चलो दूसरे कोर्स को कर लेते हैं, दूसरे कोर्स को इन्होंने 100% कर लिया, और फिर जिस कोर्स को 50% पे छोड़ा था उस कोर्स को वहीं से ये शुरू कर सकते हैं। तो ऐसी, और दूसरे इंस्टीट्यूट्स पर भी शुरू कर सकते हैं, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी स्टूडेंट्स को मिलेगी। बट सवाल ये उठता है कि ये पूरी प्रक्रिया कैसे कार्य करेगी, राइट, इसकी कार्य विधि क्या होगी, कैसे ये काम करेगा। तो एबीसी जो होगा गाइस ये रिकॉर्ड मेंटेन करेगा एकेडमिक क्रेडिट्स का, स्टूडेंट के एकेडमिक क्रेडिट्स, और it will not accept any credit course document directly from the student for any course they might be pursuing, यानी कि स्टूडेंट से डायरेक्टली जो है वो नहीं मांगा जाएगा कि आपके क्रेडिट्स क्या हैं। वो ऑब्वियस बात है, आपको पता है स्टूडेंट तो फिर झूठी बोल देंगे, बोलेंगे जहां उन्होंने 25% पढ़ाई की होगी बोलेंगे कि नहीं हमने तो 75% करी है, सिर्फ 25% हमारा बचा है, हमें डिग्री दे दो 25% कराने के बाद। बट ऐसा नहीं है, स्टूडेंट से डायरेक्टली नहीं मांगा जाएगा। इट विल only from the higher education institutes who will have to make deposit in students account। सिर्फ एबीसी के अंदर
जो जिस भी इंस्टीट्यूट्स की अगर हम लोग बात करें, अगर स्टूडेंट चेंज होते हैं तो वो इंस्टीट्यूट जो है वो स्टूडेंट की क्रेडिट प्रोफाइल मेंटेन करेगा, क्रेडिट प्रोफाइल स्टूडेंट की, राइट, कि स्टूडेंट ने कितना वो किया है और उसके क्रेडिट, स्टूडेंट के क्रेडिट अकाउंट में जो है ये डाल दिया जाएगा। तो मतलब कि पूरी चीज डिजिटलाइज की जाएंगी, इसी से लाभ होगा। और एबीसी जो है वो हेल्प करेगी, मतलब कि ये फ्रेमवर्क हेल्प करेगा क्रेडिट वेरिफिकेशन में, यानी कि इंस्टीट्यूट के साथ स्टूडेंट के क्रेडिट को वेरीफाई करेगा, क्रेडिट एक्यूमुलेशन में हेल्प करेगा, राइट, उसको जमा करने में, क्रेडिट ट्रांसफर करने में, स्टूडेंट्स के क्रेडिट निकालने में और स्टूडेंट्स को प्रमोट करने में, राइट, यानी कि उसकी स्टडीज को कंटिन्यू करवाने में हेल्प करेगा। तो ये इस प्रकार का फ्रेमवर्क जो है वो तैयार किया जा रहा है और इस पर अब आईआईटी आईआईएम्स जो है वो काम और भी दूसरे हमारी कंट्री के जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं, राष्ट्रीय महत्व के अन्य संस्था जो है, तो वो भी अब इसी फ्रेमवर्क, एबीसी फ्रेमवर्क के तहत जो है वो ऑपरेट करेंगी। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एजुकेशन रिफॉर्म को लेकर। गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बारे में, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में। काफी डिटेल में इस टॉपिक को कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया इसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो इस कमीशन ने, इस आयोग ने वेस्ट बंगाल चीफ सेक्रेटरी से कहा है कि वेस्ट बंगाल के अंदर सभी के सभी जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, बाल देखभाल संस्था हैं, उसे रजिस्टर कराओ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत। और यह भी कहा है कि 10 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई की रिपोर्ट जो है वो मांगी है। कहा है कि 10 दिन के अंदर अंदर जो भी वेस्ट बंगाल ने किया है, जितने भी जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें रजिस्टर कराया, उसकी रिपोर्ट जो है वो सौंपे। तो ये थी न्यूज गाइस, बट मेनली जो आपको ध्यान में रखना है वो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बारे में ध्यान में रखना है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में। तो कब ये बनाई गई, कब ये सेटअप की गई? 2007 में कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के अंडर इसे सेटअप किया। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत 2007 मार्च में इसका गठन किया गया, स्टैब्लिश किया गया, सेटअप किया गया इस कमीशन को। ये कमीशन किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, किस मंत्रालय के अंदर आती है? क्वेश्चन आ सकता है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, याद रखना है। और चाइल्ड कौन है? तो 0 से 18 ईयर्स की उम्र के जो लोग हैं उन्हें चाइल्ड कहा गया है, यानी कि इस आयु वर्ग के व्यक्ति को बालक या बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया है। अच्छा, ये यहां पे तो ये बात की जा रही है कि 18 साल से कम की उम्र के जो भी व्यक्ति हैं वो बच्चे की कैटेगरी में आएंगे, चाइल्ड की डेफिनेशन में आएंगे। अच्छा, आप मुझे बताएं कि लेबर लॉज जो है उसके अकॉर्डिंग चाइल्ड की डेफिनेशन कितने उम्र तक की है? बताओ जरा, लेबर लॉज के अकॉर्डिंग नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताओ। अच्छा, इस कमीशन के मैंडेट्स क्या है, कार्य क्या है? तो देश में बनाई गई समस्त विधियां, यानी कि हमारी कंट्री में जितने भी कानून बनाए गए हैं, जितनी भी नीतियां हैं, जितनी भी पॉलिसीज हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, कार्यक्रम हैं और जितने भी प्रशासनिक तंत्र, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स हैं, वो चाइल्ड राइट्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं और जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड के तहत है। तो मतलब कुल मिलाकर कहा गया है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द चाइल्ड ऑफ राइट्स जो है, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन में प्रतिपादित बाल अधिकारों के संदर्भ के अनुरूप होने को सुनिश्चित किया है कि जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनती हैं, कार्यक्रम बनते हैं, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होने चाहिए और यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग होने चाहिए। बस सिंपल सी चीज आप ध्यान में रखिए, ये इसका काम है। और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत ये कमीशन क्या कर सकती है, यानी कि आरटीई की कुछ एप्लीकेशन आती है तो कानून के उल्लंघन के संबंध में शिकायतों की जांच कर सकती है, कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने की इसके पास पावर है। किसी व्यक्ति को पूछताछ करने हेतु बुलाने तथा साक्ष्यों की मांग कर सकती है, एक इंडिविजुअल को समन भेज सकती है, अपने पास बुला सकती है और एविडेंसेस डिमांड कर सकती है, न्यायिक जांच का आदेश दे सकती है, मैजिस्टेरियल इंक्वायरी करवा सकती है, फाइल कर सकती है रिट पिटीशन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकती है, यानी कि अपराधी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार से संपर्क कर सकती है, इंटरिम रिलीफ रिकमेंड कर सकती है अफेक्टेड पर्सन को, जो प्रभावित लोग जो हैं उनको अंतरिम राहत देने की सिफारिश कर सकती है। तो ये सब इसके कार्य के अंदर आ जाता है। और इस कमीशन के अंदर एक चेयरमैन और 6 लोग होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं और 2 मेंबर महिला होनी चाहिए, राइट। और इनको अपॉइंट कौन करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन सभी मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं 3 सालों के पीरियड के लिए। ये चीज ध्यान में रखना, कभी कभी एग्जाम में आ सकता है।
और कमीशन के चेयरमैन 65 साल से ज्यादा की उम्र के नहीं होने चाहिए और जो मेंबर्स हैं उनकी उम्र मैक्सिमम 60 साल की बताई गई है। और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में भी गाइस बात करें तो सेक्शन 27 क्लॉज 1 जो जेजे एक्ट का है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2015 का है, तो उसके तहत चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है वो बनाई जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि जो भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत बच्चों को लेकर जितनी भी प्रोविजंस मेंशन्ड है, राइट, तो उसके तहत ये कमेटी जो है वो ऑपरेट करती है, कार्य करती है, राइट। और इस कमेटी के अंदर मेंबर्स की बात करें तो एक चेयरमैन और 4 और मेंबर्स होंगे। इनमें से एक मेंबर महिला होनी चाहिए और एक एक्सपर्ट होने चाहिए जो बच्चों की फील्ड में एक्सपर्ट हो, राइट। एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो इस कमेटी के जो चेयरपर्सन जो होंगे वो 35 साल से ऊपर की उम्र के नहीं होने चाहिए और मिनिमम 7 साल का उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए बच्चों की फील्ड में, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, वेलफेयर एक्टिविटी से रिलेटेड हो, या फिर अगर वो प्रोफेशनल हो जिनके पास डिग्री हो चाइल्ड साइकोलॉजी की, साइकेट्री की, सोशल वर्क की, सोशियोलॉजी की, या ह्यूमन डेवलपमेंट की, या लॉ की फील्ड की, या कोई रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर भी इसके मेंबर जो है वो बन सकते हैं। तो ये चीज है गाइस पूरी ओवरऑल जिसके बारे में हमने डिटेल में जो है वो डिस्कस किया नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बारे में। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइस डिस्कस करेंगे नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में। ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि बताया जा रहा है कि जुलाई 2021 से आईआईटी हैदराबाद, एनएबीआई मोहाली, सीडैक बेंगलुरु और आईआईटी कानपुर में 4 नए सुपर कंप्यूटर्स जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत। और ये चीज बताई गई है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एनुअल ईयर एंड रिव्यू के तहत। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी की गई वार्षिक वर्षांत समीक्षा के अनुसार ये चीज पता लगी है कि 4 नए सुपर कंप्यूटर जो है वो स्थापित किए गए हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो सुपर कंप्यूटर्स का काम क्या होता है? सो गाइस ये जो सुपर कंप्यूटर्स हैं ये किस प्रकार से हेल्प कर रहे हैं? तो हमारी कंट्री के पास जो 75 लगभग 75 जो इंस्टीट्यूशंस हैं, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस, राइट, नेशनली इंपॉर्टेंट वाले इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का जिन इंस्टीट्यूशन को दर्जा प्राप्त है, हासिल है, और भी काफी सारे इंस्टीट्यूशंस और हजारों की मात्रा में एक्टिव रिसर्चर्स, एकेडमिशियंस ये काम कर रहे हैं नेशन नॉलेज नेटवर्क के तहत नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन में, राइट। मतलब कि सिंपल भाषा में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत जो सुपर कंप्यूटर्स बनाएगा उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारी पूरी कंट्री के अंदर जितने भी रिसर्चर्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकें, राइट। और इतनी भारी मात्रा में एक प्लेटफॉर्म में कनेक्ट करने के लिए ऑब्वियस ही बात है कि सुपर कंप्यूटर की ही मदद लगती है। तो ये वही सुपर कंप्यूटर्स जो हेल्प करते हैं। अलग अलग साइंटिस्ट, रिसर्चर अलग अलग फील्ड में जो है वो एक साथ जुड़े रहते हैं सुपर कंप्यूटर की मदद से, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन क्या है तो इसको डिटेल में समझते हैं हम लोग। तो इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है ज्वाइंटली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, राइट। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग इनके द्वारा संयुक्त रूप से इसे संचालित किया जा रहा है। और इसे इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? सीडैक पुणे, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग पुणे, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु इसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पूरे मिशन को। मिशन का फोकस यह है कि हमारी कंट्री के अंदर नेशनल एकेडमिक और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें आपस में कनेक्ट करना, वहां पर सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड को इंस्टॉल करना जहां पर 70 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी से भी ज्यादा ग्रिड्स जो है वो मौजूद हो, फैसिलिटी जो है वो मौजूद हो, जिससे कि हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपस में कनेक्ट हो और इंस्टीट्यूट्स में मौजूद जो रिसर्चर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सके और मिलकर वेरियस हमारी कंट्री के प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर सकें, राइट। और सुपर कंप्यूटर जो है गाइस ये बताया जा रहा है कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड के ऊपर नेटवर्क है, मतलब नेशनल नॉलेज नेटवर्क एक हम लोग को देखने को मिलता है जिस पर ग्रिड जो है वो बनाकर इसको आपस में कनेक्ट किया हुआ है। और नेशनल नॉलेज नेटवर्क जो है ये एक और प्रोग्राम है जो कि कनेक्ट करता है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स को एक हाई स्पीड नेटवर्क पर। और ये जो नेटवर्क है जिससे सुपर कंप्यूटर जो है वो कनेक्टेड रहते हैं। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और मिशन में इन अनुप्रयोगों के विकास की चुनौतियों का सामना करने के लिए, यानी कि जितने भी चैलेंजेस हम लोग को देखने को मिलते हैं डेवलपमेंट के, विकास के, राइट, तो उसके लिए अत्यधिक पेशेवर उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग यानी कि
हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग HPC अवेयर ह्यूमन रिसोर्स जागरूक मानव संसाधन का विकास शामिल है। राइट, तो मिशन के अंदर डेवलप किया जा रहा है हाईली प्रोफेशनल हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग अवेयर ह्यूमन रिसोर्स को, कि जिससे कि जितने भी उभरते हुए आज की डेट में चैलेंजेस हैं उसको मिलकर जो है वो साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, एकेडमिशियन जो है वो रिजॉल्व कर सकें। और आपको कुछ फैक्ट्स के बारे में बता दें गाइस, तो पहला सुपर कंप्यूटर जो असेंबल किया गया था इंडिया के अंदर ही इंडिजीनियसली, इसका नाम था परम शिवाय, और इसे IIT बनारस में इंस्टॉल किया गया। और सिमिलर सिस्टम ऐसा ही हम लोग को परम शक्ति देखने को मिलता है, परम ब्रह्म देखने को मिलता है, जिसे IIT खड़गपुर, आईसर पुणे में इंस्टॉल किया गया था। और इसके अंदर काफी सारे एप्लीकेशन है, काफी सारी डोमेन की, जैसे वेदर और क्लाइमेट, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मटेरियल साइंस, तो इन सब चीजों में ये कंप्यूटर जो है वो काम करते हैं। और मतलब इस कंप्यूटर से जुड़े काफी सारे साइंटिस्ट, रिसर्चर्स हजारों की संख्या में वेरियस हमारी कंट्री के डेवलपमेंट पर जो है वो टारगेट करते हैं, फोकस करते हैं। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का। उम्मीद करता हूं अच्छे से पूरी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। गाइस डिस्कस करेंगे ओसिरिस रेक्स मिशन के बारे में और एस्टेरॉइड बेनू के बारे में। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ओसिरिस रेक्स मिशन जो है वो किसका है, तो नासा का है, ये आपको ध्यान में रखना है। बताया जा रहा है कि ओसिरिस रेक्स मिशन जो है ये एस्टेरॉइड के सैंपल को क्षुद्र ग्रह के नमूने को लेकर पृथ्वी की ओर वापस लौट रहा है। बताया जा रहा है कि 2023 में ये धरती पर आ जाएगा। और जो ये सैंपल एस्टेरॉइड से कलेक्ट कर चुका है, ये मदद करेंगे हमारी साइंटिस्ट को ये पता लगाने के लिए कि धरती पर जीवन जो है वो कैसे मतलब उत्पन्न हुआ, धरती पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, पानी कैसे बना धरती पर। राइट, और ये हेल्प करेगा कि ये पूरा का पूरा जो सोलार सिस्टम हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, पूरा का पूरा जो सौर्य मंडल है, तो उसकी उत्पत्ति के बारे में जानने में हमारी मदद करेगा, हमारे साइंटिस्ट रिसर्चर की मदद करेगा। तो आपको तो ऑब्जेक्टिव पता लग गया ओसिरिस रेक्स मिशन का, बट डिटेल में हम लोग बात करें ओसिरिस रेक्स मिशन की और थोड़ा सा आपको और आइडिया दूं मैं आपको इस मिशन के बारे में, तो 2021 20 अक्टूबर 2021 डेट थी। नासा का ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट, इसने एस्टेरॉइड बीनू बीनू आप ध्यान में रखना, क्षुद्र ग्रह बीनू, इसको टच किया था। और वहां से इसने सैंपल कलेक्ट किए डस्ट के यानी कि धूल के और पेबल्स के यानी कि कंकड़ के, और इसे ये धरती पर वापस लेकर आ रहा है 2023 तक। ओसिरिस रेक्स का फुल फॉर्म क्या है? ओरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी, रेगुलिथ एक्सप्लोरर। ओरिजिन्स, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी, रेगुलिथ एक्सप्लोरर। तो यह है ओसिरिस रेक्स, इसका फुल फॉर्म। इस मिशन को 2016 में लॉन्च किया था और यह एस्टेरॉइड पर पहुंच गया था 2018 में, और 2021 में जो डेट मैंने आपको बताई 20 अक्टूबर 2021, वहां से यह वापस धरती की तरफ लौटा सैंपल्स कलेक्ट करके एस्टेरॉइड के, राइट, क्षुद्र ग्रह के। तो एस्टेरॉइड बीनू के इसने सैंपल कलेक्ट किए हैं, क्षुद्र ग्रह बेनू के। तो माना जाता है कि ये जो क्षुद्र ग्रह है, ये एस्टेरॉइड जो है, ये प्राचीन क्षुद्र ग्रह है, एक एंशिएंट एस्टेरॉइड है, जो कि मतलब बहुत साल बीत गए हैं, यानी कि अरबों वर्ष बीत गए, बिलियंस ऑफ ईयर्स जो है वो हो चुके हैं, उसके बाद भी इस एस्टेरॉइड में चेंजेस नहीं आए हैं। इसके जो रॉक्स हम लोग को देखने को मिलती हैं, इसके जो पत्थर हम लोग को, चट्टान जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, और इसमें जो केमिकल सब्सटेंसेस जो हम लोग को देखने को मिलता है, ये बिल्कुल इस एस्टेरॉइड में वैसा का वैसा ही है जिस समय पर सोलार सिस्टम का ओरिजिन हुआ था, सेम वैसा ही है। तो इसी चीज को देखते हुए साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को काफी ज्यादा मदद मिलेगी, उनको क्लू मिलेगा कि सोलार सिस्टम कैसे बना है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, सूर्य की, धरती की और भी काफी सारे जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसको फाइंड आउट करने में साइंटिस्ट रिसर्चर्स को काफी ज्यादा मदद मिलेगी। और अभी तक बीनू जो है ये बी टाइप एस्टेरॉइड के तौर पर जाना जाता है। इसका मतलब यह है कि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन और दूसरे मिनरल्स भी हैं। और ये एस्टेरॉइड जो है वो डिस्कवर किया था नासा फंडेड लिंकॉल्न नियर अर्थ एस्टेरॉइड रिसर्च टीम के द्वारा 1999 में, मतलब कि 1999 में ही नासा ने इस एस्टेरॉइड को ढूंढ लिया था। और साइंटिस्ट का मानना यह है कि ये जो एस्टेरॉइड है, ये जब सोलार सिस्टम बना, तो सोलार सिस्टम बनने के पहले 10 बिलियन साल में, सॉरी 10 मिलियन साल में, 10 मिलियन ईयर्स में ये एस्टेरॉइड बना, मतलब कि रफली 4.5 बिलियन साल पहले ये एस्टेरॉइड बना। और अगर इसकी एज को हम देखें तो बिल्कुल इसकी एज जो है वो वैसे ही है, मतलब इसमें मिनरल्स बिल्कुल और मॉलिक्यूल्स बिल्कुल उसी प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं
उस समय पर, जिस समय पर धरती पर पहली बार लाइफ आई थी, राइट। तो और लाइफ के फॉर्म जो है वो कार्बन एटम चेन्स के आधार पर है। मतलब कि धरती पर जब पहली बार लाइफ आई थी 4.5 बिलियन, रफली 4.5 बिलियन ईयर्स पहले, तब उसी समय का ये एस्टेरॉइड है। तो इस एस्टेरॉइड को स्टडी करके लाइफ की उत्पत्ति कैसे हुई, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका भी पता लगाया जा सकता है। तो ऐसा साइंटिस्ट रिसर्चर्स का कहना है। इसमें भारी मात्रा में कार्बन कंटेंट है और एस्टेरॉइड पे के ऊपर, यानी कि इस बेनू एस्टेरॉइड के ऊपर जो भी लाइट हिट करती है, जो भी लाइट पड़ती है, प्रकाश पड़ता है, तो उसका मात्र 4% ही सिर्फ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होती है। और अगर हम वीनस को देखें तो वीनस लाइट जो रिफ्लेक्ट करता है वो 65% करता है। यानी कि 100% लाइट अगर वीनस पे आ रही है तो 65% ही ये रिफ्लेक्ट करता है। क्या आप बता सकते हो धरती कितनी लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करती है? तो मात्र 30%। कि हमारे पास जो लाइट आती है तो लाइट जो है वो एब्जॉर्व कर ली जाती है धरती के द्वारा और मात्र 30% ही रिफ्लेक्ट बैक होती है, राइट। और इस एस्टेरॉइड को नियर अर्थ ऑब्जेक्ट भी क्लासिफाई किया गया है और कहा यह भी जाता है कि धरती से यह टकरा सकता है अगली सेंचुरी में, मतलब कि 2175 से लेकर 2199, 2175 साल, अभी 2000 का समय हम लोग को चलने देखने को मिल रहा है, राइट। 2021, 22, 23, राइट। तो अभी ऐसे करके 24, 25 ऐसे करके आप बढ़ाकर 2175 कर लो और फिर 2199 कर लो, तो मतलब अगली सेंचुरी, मतलब कि बहुत लंबा टाइम है। जिस समय तक तो मेरे ख्याल से 2-3 जन्म, 4-5 जन्म अपन लोग के हो चुके होंगे, राइट राइट। तब जो है ये धरती से टकराएगा। तो देखते हैं कि हम कब मिलेंगे वापस से। आप लोग जो सुन रहे हैं, मैं जो बता रहा हूं, राइट। तो अपन देखते हैं कि किस जन्म में हम लोग साथ रहेंगे और उस जन्म में ये एस्टेरॉइड जो है वो टकराएगा, राइट। तो ऐसा कहा जा रहा है। बट वैसे भी हमारे पास इस प्रकार की टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि धरती के नजदीक इस प्रकार की कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आएगी तो हम लोग उसको ब्लास्ट कर सकते हैं, राइट। और सैंपल कलेक्शन की साइट जो है इसकी, इसको नाम दिया गया है नाइट एंगल, राइट। तो ये वाला पॉइंट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। और साथ ही साथ साइंटिस्ट जो है वो इस एस्टेरॉइड को क्यों स्टडी कर रहे हैं और जनरली साइंटिस्ट एस्टेरॉइड्स को क्यों स्टडी करते हैं, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताइए कि साइंटिस्ट क्षुद्र ग्रह को क्यों स्टडी करते हैं, इसका क्यों अध्ययन करते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है। गाइस, पीओपी पर लिमिट लगाने के लिए यूरोपियन कमीशन जो है वो काफी सख्त नियम जो है वो लेकर आई है, इसने प्रपोजल रखा है। तो हम लोग इस टॉपिक में पीओपीज जो है वो क्या होते हैं, यानी कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, इसका फुल फॉर्म दीर्घ स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों, ये होते क्या हैं ये हम लोग समझेंगे। प्लस साथ ही साथ हम लोग समझेंगे स्टॉकहोम कन्वेंशन जो कि पीओपी से रिलेटेड है, राइट। तो पहले जानो पीओपीज के बारे में। तो आपको बता दें 1995 में यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसकी जो गवर्निंग काउंसिल है, उन्होंने कहा था कि पीओपी पर कार्रवाई की जाए, वैश्विक कार्रवाई, ग्लोबल एक्शन जो है वो लिया जाए पीओपी पर। और पीओपी को डिफाइन किया गया है एज अ केमिकल सब्सटेंसेस दैट परसिस्ट इन द एनवायरमेंट। पहला पॉइंट कि ये ऐसे केमिकल हैं जो कि एनवायरमेंट में लंबे समय के लिए रहते हैं, एनवायरमेंट में लंबे समय तक रहते हैं, पर्यावरण में दीर्घ काल तक मौजूद रहने वाले ये पदार्थ हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ ये बायो एक्यूमुलेट होते हैं फूड वेब में। तो फूड वेब का सिंपल मतलब आपको वैसे तो पता होगा कि जैसे कि एक कोई हम मान लेते हैं कि एक खरगोश है, ठीक है। एक खरगोश है, खरगोश ने क्या खाया? पत्ती खाई, राइट। तो पत्ती से एनर्जी जो है वो खरगोश के पास ट्रांसफर हुई। फिर इस खरगोश को जो है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि किसी जंगली कुत्ते ने खा लिया, ठीक है, वाइल्ड डॉग ने खा लिया, राइट। तो ये एनर्जी जो है वो कहां पर शिफ्ट हो गई? कौन सी वाली? प्लांट की एनर्जी डॉग तक शिफ्ट हो गई। फिर इस जंगली कुत्ते को शेर ने खा लिया, तो एनर्जी जो है वो ट्रांसफर कहां पर हो गई? शेर के पास हो गई। तो ये फूड वेब हम लोग को देखने को मिलता है। तो ऐसे ही कि जो भी पर्टिकुलर जो जानवर है या स्पीसीज है, वो अगर किसी ऐसे सब्सटेंस को इनटेक करती है जिसमें पीओपी है, तो वो फूड वेब के माध्यम से दूसरे के पास भी जाएंगे और ये टिश्यूज में बायो एक्यूमुलेट होते हैं, यानी कि जम जाते हैं, टिश्यूज में जम जाते हैं। और ये बहुत ही रिस्की है ह्यूमन हेल्थ के लिए और एनवायरमेंट के लिए, पीओपी। तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि पीओपी जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत ज्यादा रिस्की है। पीओपीज एग्जैक्टली बताया जाता है कि लिपोफिलिक होते हैं। लिपोफिलिक, लिपोफिलिक का मतलब है कि ये फैटी टिश्यू में जम जाते हैं, लिविंग एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के फैटी टिश्यू में जम जाते हैं। और फैटी टिश्यू में बताया जाता है कि इनके कॉन्सेंट्रेशन इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि मान के चलिए
कि बैकग्राउंड लेवल से 70,000 गुना ज्यादा, 70,000 गुना ज्यादा। और इनकी पीओपी की खास बात यह है कि फूड वेब या फूड चेन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें पीओपी जो होता है वो इंक्रीज होता है। जैसे जैसे फूड चेन बढ़ती है वैसे वैसे पीओपी इंक्रीज होता है, मतलब कि टॉप लेवल के जो जानवर हम लोग को देखने को मिलते हैं जैसे कि फिश हो गया, बर्ड हो गया, मैमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, इनको काफी ज्यादा खतरा है और इनकी बॉडी तक पहुंचने में बहुत ज्यादा मात्रा में ये जो पीओपी जो होते हैं वो जम जाते हैं। मतलब कि एक एनिमल की बॉडी के अंदर पीओपी गया तो वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, मैग्नीफाई होगा, फिर उस एनिमल से दूसरे स्पीसीज में गया तो वो और बढ़ेगा। तो ऐसे करके फूड चेन में ये बढ़ते हैं, राइट, इंक्रीज होते हैं। तो ये भी इसकी एक खतरनाक बात है। तो ये चीज है जिसके बारे में, पीओपी के बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए। बाकी स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या कहता है पीओपी से रिलेटेड, तो स्टॉकहोम कन्वेंशन एक पीओपी के बारे में हम लोग को देखने को मिल रहा है। एक ग्लोबल ट्रीटी है, ये ग्लोबल ट्रीटी वैश्विक संधि है ह्यूमन हेल्थ और एनवायरमेंट को पीओपी से प्रोटेक्ट करने के लिए, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पीओपी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक संधि हम लोग को देखने को मिलती है। इसे 2001 में साइन किया गया था और 2004 से ये लागू हम लोग को देखने को मिल रही है, प्रभावी हुई है। इसका मेन एम यह है कि एलिमिनेट करना, रिस्ट्रिक्ट करना प्रोडक्शन और उपयोग को पीओपी के, राइट, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के। और 12 इनिशियल पीओपीज जो है जो हम लोग को स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर देखने को मिले थे, इनिशियली 12 पीओपीज जिन्हें रिकॉग्नाइज किया गया था कि जो कि ह्यूमंस और इकोसिस्टम पर काफी हानिकारक है, काफी एडवर्स इफेक्ट इनके हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिसमें पेस्टिसाइड्स में काफी सारे पीओपी हैं। काफी फेमस डीडीटी हम लोग को देखने को मिलता है जिसका एग्रीकल्चर में भी उपयोग किया जाता है, डीडीटी। ऐसे काफी सारे हैं, राइट। मिरेक्स, आपके पीडीएफ में ये पूरे नाम आपको जो है वो मिल जाएंगे। इंडस्ट्रियल केमिकल्स की बात करें तो भी काफी सारे, जैसे पीसीबीज हम लोग को इंडस्ट्रियल केमिकल देखने को मिलता है, पीसीबीज। फिर बाय प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें भी पीसीबी जो है वो आता है, राइट। और इसके अलावा 12 तो पहले इनिशियली थे, फिर इसके अलावा इन्होंने और भी काफी सारे जो है वो बाद में जाकर ऐड कर दिए, जैसे कि कार्सिनोजेनिक, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, राइट, और काफी सारे ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स हैं, राइट। और इसके अलावा अगर कुछ हम लोग बात करें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की, जैसे कि ट्री ब्यूटिल्टिन, टीबीटी, तो इनको भी जो है वो ऐड किया गया पीओपी की लिस्ट में। तो पहले 12 थे इस स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत कि इन पीओपी को जो है वो लिमिट करो, एंड करो, खत्म करो, उसकी प्रोडक्शन को बंद करो। फिर बाद में जाकर और भी ऐड कर दिए गए। और इन पीओपी का सोर्सेज जो है वो क्या होते हैं कि एग्रोकेमिकल्स और इंडस्ट्रियल केमिकल को जब प्रॉपर तरीके से इसका उपयोग नहीं किया जाता या प्रॉपर तरीके से इसको डिस्पोज नहीं किया जाता, तो ये पीओपी जो होते हैं वो एनवायरमेंट में फैलते हैं। और या फिर कई बार टेम्परेचर लेवल जब इंक्रीज हो जाता है या कंबशन की प्रोसेस होती है, जब ये जलाया जाता है कुछ मटेरियल को, तो उसमें से भी पीओपी एनवायरमेंट में रिलीज होते हैं। और कुछ अनवांटेड बाय प्रोडक्ट हम लोग को इंडस्ट्रियल प्रोसेस के या कंबशन के देखने को मिलते हैं, तो उसमें पीओपी रिलीज होते हैं। और क्या ये स्टॉकहोम कन्वेंशन लीगली बाइंडिंग है, क्या कानूनी रूप से बाध्यकारी है क्या? तो हाँ, इसका आर्टिकल 16 जो है वो बाध्यकारी इसे बनाता है, राइट। तो ये चीज, और कहता है कि रेगुलर इंटरवल्स में इसको इवैल्यूएट करो, जांच करो, देखो, चेक करो, मूल्यांकन करो इसका। और भी दूसरे कन्वेंशन है जो पीओपी के बारे में हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पॉल्यूटेंट्स, प्रोटोकॉल ऑन पीओपीज, राइट। ऐसे काफी सारे हैं। और आपको बता दें कि अभी रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने 2021 में अप्रूव किया है 7 केमिकल्स को, जो कि स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं कि इंडिया के अंदर ये 7 केमिकल्स जो होंगे उनको हम एंड करने पर प्रयास करेंगे। और इवन कैबिनेट ने पावर्स दी हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को पीओपी से रिलेटेड, पीओपी को रेगुलेट करने से रिलेटेड इंडिया के अंदर। और ये सब केमिकल्स जो हैं, आप पीडीएफ में इन केमिकल्स को जो है वो पढ़ सकते हैं कि कौन से केमिकल्स हैं। क्लोरिडिकोन हम लोग को एक केमिकल देखने को मिल रहा है, राइट। इनमें से एक 7 जो केमिकल्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जो सरकार ने लेकर आए हैं, राइट, शामिल जो है वो किए हैं, राइट, बैन करने के पर्पस के लिए। और ये जो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस जो है गाइस, ये हेल्प करेगी इंडिया को कि हम लोग ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी को एक्सेस कर सकते हैं, स्पेशली उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अपने नेशनल इंप्लीमेंटेशन प्लान को अपडेट करने के पर्पस के लिए, राइट। तो ये चीज है। और पीओपी तो एनवायरमेंट के लिए वैसे ही बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो इसको रिस्ट्रिक्ट करना, इसके प्रोडक्शन को, राइट, तो वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक स्टॉकहोम कन्वेंशन से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और स्पेशली पीओपी पर एक अच्छी जानकारी, एक अच्छी कमांड जो है वो आपको डेवलप हुई होगी, राइट।